ज़रा हटके में खुशामदीद। शासिब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं ज़रार खोड़ो, मुसद्दुल्लाह खान, हस्ब मामूल। 5वां दिन है आज गज़ा और इसराइल की जंग जो शुरू हुई है, उसमें हम नज़र आ रहा है कि गज़ा में इंसानी बहरान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मज़ीद लड़ाई की इत्तलात भी हैं, हमले भी हो रहे हैं, लेकिन साथ-साथ इस पूरे मामले में दुनिया भर में जो लोग इसको देख रहे हैं, उनमें इश्तियाल भी बढ़ रहा है, गम और गुस्सा भी बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो झूठ हैं, फेक न्यूज़ हैं। आज प्रोग्राम के आखिरी 2 हिस्सों में हम इस पे भी दोबारा बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं आज की बड़ी खबर जो इस्लामाबाद से आई, अदालत उज़्मा से आई। आपने देख ही ली होगी अब तक। है ज़रा कानूनी मामला है, इसको लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अक्सर जब हम सियासतदानों से मायूस होते हैं, फ़ौज से मायूस होते हैं, तो अदालत की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ मसले पर ज़रा सुओ मोटो लिया जाए। तो ये जो सुओ मोटो का इख्तियार है, यही ज़ेर बहस है। जो कानून है जिस पर बात हो रही है, उसका नाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो इस साल अप्रैल में पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। उस पर हम जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके कुछ जो करीबी साथी थे, उन्होंने उसको मुखालफत उसकी की थी, उसे अदलिया में मुदाखलत करार दिया था, अदलिया की आज़ादी पर कदगन करार दिया था। लेकिन जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस मनसब पर आए चीफ जस्टिस के, तो उन्होंने सबसे पहला इसी पर फुल कोर्ट हेयरिंग्स शुरू की। आज उसका अक्सरियती फैसला जो सामने आया, उसमें हमने देखा कि 10 जजेस ने उसे कहा कि ये आईनी है, 5 ने उसकी मुखालफत की। अब ये जो कानून है, बड़ी उसकी मोटी-मोटी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के इख्तियारात और मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस तश्कील देने के जो इख्तियारात हैं, वो फ़र्द वाहिद से लेकर एक सीनियर तरीन 3 रुकनी कमेटी के हवाले करने से मुतल्लिक था। फैसले में जिन जजेस ने इसकी मुखालफत की, 5 ने, उनमें जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक, मजहर अली अकबर नकवी और शाहिद वहीद शामिल हैं। अब इस पर किसी को कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है कि ये जो जजेस हैं, उनकी राय इस मामले पर क्या रही है। इस कानून में एक जो बड़ा मामला था जिस पर काफ़ी बहस होती रही है, वो राइट ऑफ अपील का था। जजेस का ये कहना था, कानूनदानों का ये कहना था कि कोई भी मामला अदालत का ऐसा नहीं हो सकता जिसमें राइट ऑफ अपील ना हो, और वो होना चाहिए। उस पर भी शिक बार जो सामने फैसला आया है, उसमें हमें अदालत उस्मा में तकसीम नज़र आई है, जो ज़रूरी नहीं कि बुरी बात हो। मतलब अदालत में अगर हर जज अपने ज़मीर के हिसाब से अपनी बात करता है, तो शायद ये अच्छी बात है, और यही जो हमारा बिलीफ होता है कि कलेक्टिव विजडम ऐसे ही उभरता है, ये शायद उसकी अक्कासी हो रही है। लेकिन चूंकि कानूनी मामला है, और बेहतर यही होगा कि हम किसी कानूनदान से बात करें जिसने इसको क्लोजली फॉलो किया है, जिसकी इस पे कोई क्लैरिटी है। तो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोइज़ जाफरी, हमारे मीडिया पे काफ़ी अक्सर आते रहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को उन लोगों के लिए समझाते हैं जिनका ज़रूरी नहीं कि लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बैकग्राउंड हो। मोइज़ जाफरी साहब, प्रोग्राम में हमें शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसको काफ़ी करीब से फॉलो भी किया है, इस पर आप कमेंट भी करते रहे हैं। अगर मैं आपसे मोटी बात कहूँ, विदाउट गोइंग इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ लीगल जो मेज होती है, कि ज़रा ये आम हमारे देखने वालों के लिए समझाएं कि ये जो क्लैरिटी आ गई अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। जो हमारे यहाँ इंसाफ की फरहमी होती है, सुओ मोटो के पावर्स होते हैं, उससे बताएं कि आगे के लिए कोई बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, मुस्तफा खान साहब, ज़रार खोड़ो साहब, आप तीनों ने मौका दिया। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेटफॉर्म्स। मेरे ख्याल में मैं जितनी उमूमी बात कर सकूं करने की कोशिश करूंगा। मुझे टोकिएगा कि जहां पे मैं कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊं, और वो उसका ख़तरा है क्योंकि ये एक पेचीदा कानूनी बहस है। बेसिकली मेरे ख्याल में जो जो जुज़ था इस पूरे इशू का, वो ये था कि क्या पार्लियामान मजाज है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के एरिया के अंदर दखल करने की। इसके जवाब में बहुत सारी पोजीशन सामने आई हैं। ये बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स को सही से तरतीब नहीं दी। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन रूल्स को अब्यूज़ किया इन द पास्ट। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अक्ल कुल बन के बहुत सारे मामलात के ऊपर इंतज़ामी तौर पे हावी हैं,
जहाँ पे होना नहीं चाहिए, जहाँ पे एक कलीजिएट डिसीजन होना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि इस एक्ट के अंदर तमाम जो बातें थीं वो कोर्ट की बेहतरी की तरफ ही जाने वाली बातें थीं, और ये तमाम ऐसी बातें थीं जो बार की तरफ से, बार के नुमाइंदगान की तरफ से बतदरीज बारहा बताया गया था कोर्ट की तरफ, और ये क्लेम्स थी कोर्ट के अंदर से भी वाज़ेह आ रही थी कि ये किया जाए। हद तो ये कि मुनीब अख्तर साहब, जिनका वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का फैसला है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब के पास पावर है, उन्होंने भी उसी फैसले में कहा था कि पावर तो है लेकिन इस पावर को डाइल्यूट और स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद विजिट करना चाहिए। लिहाजा यहाँ बहस ये नहीं थी कि ये अच्छी बात है या बुरी। काजी साहब ने आज खुद भी कह दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहिद ईसा साहब ने, कि देखें ये मामला ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, मामला ये है कि आईनी है या नहीं। और मेरी नाक़िस राय में ये करना सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए था, और बेहतर होता शायद अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खुद कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठ के अमेंड करके इस कानून का कंप्लीटली इस कानून की तरह का ढांचा वो अपने रूल्स के अंदर उतार देती, और उसके बाद इन हियरिंग्स का आगाज़ करती, ताकि बात फिर रही सिर्फ ये जाती कि पार्लियामान मजाज है या नहीं। अब मेरी नाक़िस राय में पार्लियामान मजाज नहीं है। पार्लियामान ने ये ट्रांसग्रेस किया है इनटू द एरिया ऑफ द जुडिशरी। अब ये समझाना आम अल्फाज में बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल में अगर मुनीब अख्तर साहब की जो बराह रास्त मुकालमा रहा है और जो उनके कमेंट्स रहे हैं, अगर वो आम ज़बान में होते तो ये सब मुझे करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कानून है, आवर कन्वर्सेशन इन लॉ इज़ इन इंग्लिश, मुनीब साहब इज़ अ वेरी एडवांस्ड यूज़र ऑफ द लैंग्वेज, लिहाजा बहुत सारी उनकी बातें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी रह गई। लेकिन बुनियादी जुज़ ये था कि पार्लियामान मजाज अगर हम मान लें कि आज एक अच्छे काम करने के लिए है, तो कल हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वो फिर मज़ीद दखल करने की भी मजाज है, जो कि शायद अच्छा ना हो। और उसका बुनियाद उस बात की ये दलील है कि द पावर टू क्रिएट इज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय, और ये पावर टू क्रिएट आप जो ले रहे हैं आज कवानीन बनाने की, वो पावर आपको लेजिस्लेटिव लिस्ट में दी नहीं गई। पार्लियामान हमारे पाकिस्तान में उन मामलात के ऊपर कानून साजी कर सकती है जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज हैं। तो मोईज़ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो ठीक है कि आपकी राय बिल्कुल एक पूरा वज़न है, दलील है, ये जो बाकी 10 जज हैं जो इस नतीजे पे पहुँचे कि पावर जो है चीफ जस्टिस की डाइल्यूट करके उसको 3 रुकनी कमेटी को दे दिया जाए बेंच बनाने की और सोमोटो की, हाँ तो साहब, उन्होंने किस बुनियाद पे किया? यही बात है सारी, ये इस नतीजे पे नहीं पहुंचे। 15 के 15 जजेस इस बात पे मुत्तफिक हैं कि चीफ जस्टिस की ताकत को डाइल्यूट होना चाहिए। 15 के 15 जजेस अपने अलग अलग बयानात पे इस बात पे मुत्तफिक हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कौन मजाज है, हु इज़ कॉम्पिटेंट। 10 जजेस ने आज फरमाया है कि पार्लियामान मजाज है ये फैसला करने की। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये फैसला अशद ज़रूरी है, 6 साल पहले हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस अक्ल कुल नहीं है, मास्टर ऑफ द रोस्टर्स को नहीं होना चाहिए। 3 जजेस 5 जजेस कलीजिएट से फैसले करने चाहिए। बेंच बनाने की उनके पास सवाबदीद मुकम्मल तौर पर नहीं होनी चाहिए। एल्गोरिथमिक सिस्टम से बेंचेस बननी चाहिए। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात अंडर चैलेंज नहीं थी। अगेन मैं कहूँगा, पार्लियामान आज अच्छा काम कर रही है तो उसकी अच्छाई देख के फैसला नहीं होना। फैसला ये होना है कि आर यू टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। डू यू हैव द सर, सेम फार्मूला किसी भी चीफ जस्टिस पे भी लागू होता है। आप शुरू में कह चुके हैं कि कुछ चीफ जस्टिस जो थे उनका कंडक्ट क्वेश्चनेबल था, कुछ का मिसाली था, तो अगर पार्लियामेंट पे ये उसूल लागू होता है तो चीफ जस्टिस जिसके हाथ में सारे इख्तियारात हैं उस पर भी लागू होता है। सर बिल्कुल लागू होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। एक खला पैदा हुई ताकत की, उस खला को पुर किया पार्लियामान ने एक सियासी मूव करके एक चीफ जस्टिस के अजाइम को डिफीट करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मजाज थे मेरे ख्याल में। और मैं इस बात को शायद एक एग्जाम्पल देके ज़्यादा सही एक्सप्लेन कर सकूं। यही कानून की जो तमाम तरीक़त है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बजाते एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच बैठ के, जिस तरह काजी साहब ने पहले दिन बिठा के टेलीवाइजेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के ऊपर वोट करा के टेलीवाइज की प्रोसीडिंग्स, इसी तरह वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच उसी दिन बैठती और 5 मिनट में फैसला कर देती, ठीक है जी ये रूल्स जो हैं ये नीड ऑफ द आवर हैं, चीफ जस्टिस को अपनी ये पावर्स सरेंडर करनी चाहिए और हम ये फला 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 रूल अपडेट करते हैं
जहां पर रिव्यू के अंदर लॉयर है, अपीलेट प्रोसेस के अंदर जो दीगर मामलात हैं वो होने चाहिए। हालांकि अपील इस तरह क्रिएट हो भी नहीं सकती। अपीलेट प्रोसेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएशन है, खैर ये गलत बहस है, क्योंकि एक सब्सटैंटिव राइट है। और चीफ जस्टिस का बेंच बनाने के ऊपर कोई भी अकेला इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर खुद कर देती तो फिर ये इशू जो है वो लाइव रहता नहीं, और फिर ये डिबेट होती नहीं कि उन्होंने कर दिया, अच्छा तो किया, कल अगर बुरा करेंगे तो हम उनको देख लेंगे। देखिए यहाँ पे दो दलाइल जो एक दूसरे के खिलाफ बैलेंस हो रहे हैं, वो ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। सब कहते हैं अच्छा है, सब कहते हैं कि चीफ जस्टिस की पावर रेगुलेट होनी चाहिए इन वन वे और दी अदर। मुनीब अख्तर साहब जो कि स्टॉन्चेस्ट अपोनेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट्री ट्रांसग्रेशन थे, उन्होंने अपने मास्टर ऑफ द रोस्टर के फैसले में लिखा है कि ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स रिस्ट्रक्चर होने चाहिए। इसके अंदर ये आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज्यादा है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि करना किसको है। और अगर आज आपने 10 मेंबरान ने ये फैसला कर दिया है इस बुनियाद पे कि चलें आज तो अच्छा कर रहे हैं ना, कल गलत करेंगे तो विल पुट अ वॉच डॉग एट द गेट, मेरे लिए ये दलील मुनासिब नहीं है। तो मोहित साहब ये बताएं कि देखें, ये तो आपने वाजे कर दिया कि कानून अच्छा है, इसकी जरूरत भी थी, लेकिन आया पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था नहीं। इस पे कानूनदार अपनी बहस करते रहेंगे, लेकिन मुझे अब ये बताएं कि वाइडर पर्सपेक्टिव में इसकी इम्प्लीकेशंस अब क्या होंगी गोइंग फॉरवर्ड। हमने माजी में देखा कि सुओ मोटो पावर्स किस तरह से अब्यूज होते रहे। आगे हमें नजर क्या आता है कि अब तो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का ना, मेजॉरिटी जजमेंट आ गया ना, अब तावक्ते कि ये चेंज हो, इसकी इम्प्लीकेशंस आगे जो है वो हमारे ओवरऑल सिस्टम के लिए आप क्या देख रहे हैं? इससे कोई बेहतरी आएगी? जी बहुत बेहतरी आएगी। ये बेंच फिक्सिंग नहीं हो पाएगी, अच्छे जजेस को आप साइडलाइन नहीं कर पाएंगे, अपने मनपसंद बेंचेस से मनपसंद फैसले नहीं ले पाएंगे। कलीजियम से अगर फैसले होंगे तो चीफ जस्टिस जो जिस तरह का एक कंप्लीट सॉवरेन की पावर एंजॉय करता है ओवर द रोस्टर, वो नहीं करेगा। ओपननेस आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। खालिद साहब के और भी वादे हैं, वो भी अगर पूरे हो गए तो विजुअल पब्लिक एक्सेस आएगा। मुझे 55,000 रुपये का टिकट लेके जाके सुप्रीम कोर्ट से अमल हासिल करने के लिए वो पैसे नहीं खर्च करने होंगे। मैं एक यूट्यूब पे क्लिक करके देख पाऊंगा, सीख पाऊंगा। आप देख के अपनी रिपोर्टाज जो है उसको बेहतर कर पाएंगे। यू विल नॉट बी रिलायंट अपॉन कोर्ट रिपोर्टर्स। मैं ये नहीं कह रहा उनका काम नहीं रहेगा, लेकिन मतलब एवरीवन विल हैव एक्सेस टू जस्टिस बीइंग डन, व्हिच इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ जस्टिस बीइंग डन। ये तमाम चीजें जो हैं ये थैंक यू सो मच सर। आपका वो वक्फे का कॉल आ गया है। बहुत शुक्रिया। आपकी जो गुफ्तगू है हमारी बहुत तालीम होती है हर दफ़ा कम से कम, और आइंदा भी आप प्लीज़ आ जाया करें। थैंक यू सो मच। वक्फा ले लें। गुफ्तगू हो रही है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, जो कि खुद नोटिस के बारे में और चीफ जस्टिस का जो बेंच बनाने का इख्तियार है उसके बारे में अमेंडमेंट्स का था। गुफ्तगू आपने मोइज़ जाफरी के ख़यालात सुने। अब हमारे साथ हैं सहाफ़ी, हमारे कुलीग, हमारे दोस्त इमरान वसीम। हम उनसे इसकी मज़ीद फ़ारसी आज के फ़ैसले की समझना चाहते हैं। जहाँ तक सियासतदानों के इंटरेस्ट का मामला है आज के फ़ैसले में, वो हमारे ख़्याल में ये है कि एक तो ये है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ माजी में किए गए जो सोमोटो के हवाले से फ़ैसले हैं उन पे अपील नहीं हो सकती, यानी पिछले दौर से नहीं होगा। इसका इतलाक़ आज से होगा जब से ये फ़ैसला हुआ है। एक फरीक कह रहा है कि इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन मसलन उनको जो असखुद नोटिस के तहत नाअहल करार दिया गया था वो शायद साबिक़ा फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो माजी का हिस्सा है। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में नाअहली से मुताल्लिक़ जो सेक्शन है 232, उसमें तरमीम के बाद से 62(1)(f) के तहत जो भी नाअहल होता है उसकी नाअहली की मुद्दत तय कर दी गई है 5 साल। ये भी बात क्लियर है। लिहाजा अगर इलेक्शन एक्ट को देखा जाए तो नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन चाहें तो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में एक फ़ैसला किया था कि जिसमें बताया गया था कि इन शिकों के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होगी। तो अब
इलेक्शन एक्ट को कोई चैलेंज करेगा, फिर एक लंबी बहस होगी, या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ताहयात की बहस या 5 साल की बहस, इससे क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है इमरान वसीम आज के फैसले की रोशनी में? जी वसतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये ठीक आप कह रहे हैं कि अगर अपील का हक माजी से बामुअस्सर होता तो इसका नवाज शरीफ को किसी हद तक फायदा पहुंच सकता था। ना सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि जहांगीर तरीन को भी फायदा पहुंच सकता था। लेकिन इसके साथ साथ एक और नुक्ता है जो गालिबन हम तमाम सहाफी भाई मिस कर जाते हैं। अगर इस अपील का इतलाक माजी से होता तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी खतरा लाहक हो जाता, क्योंकि उन्हें जो सादिक और अमीन करार दिया गया था, अगर ये राइट ऑफ अपील माजी से मिल जाता तो फिर हनीफ अब्बासी के पास भी एक अपील का राइट होता, वो भी उस सादिक और अमीन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के मजाज हो जाते। अब ये जो फैसला आया इसमें एटलीस्ट नवाज शरीफ का या जहांगीर तरीन का इतना हो सकता था कि माजी से अगर इतलाक होता तो उसमें जो पनामा की जूरिस्प्रूडेंस थी सिर्फ वो चैलेंज हो सकती थी। लेकिन उस पर भी देखना ये पड़ता अदालत को कि आया कि जो एक बार जो नजरसानी की रेमेडी है उसको अगर कोई मुतासरा फरीक अवेल कर चुका है तो उसके बावजूद उसको राइट ऑफ अपील मिल सकता है, तो ये भी एक अलग से एक नया सवाल होता। लेकिन कतई नजर इस बहस के जो आपने बात की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 10-5 के तनासब से, इसमें पार्लियामान का जो अख्तियार है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जब पार्लियामान का अख्तियार एक्सेप्ट कर लिया गया और जो राइट ऑफ अपील जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि आर्टिकल 183 में पार्लियामान कानून साजी करके राइट ऑफ अपील दे सकती है, तो आर्टिकल 62(1)(1)(f) भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। तो जब ये ताहियात नाअहली का एक अदालत की जानिब से डिक्लेरेशन दिया गया कि जिस पर भी इस आर्टिकल का इतलाक होगा वो ताहियात नाअहल हो जाएगा, तो उस वक्त ये कोई कानून के अंदर कोई शिक मौजूद नहीं थी, एक सुकम था, एक फ्लॉ था या एक खाली जगह थी जिसको इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जो है वो फिल कर दिया गया है। तो आज अगर यहाँ पे राइट ऑफ अपील एक सिंपल लेजिस्लेशन से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो क्या अगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो जो खाली जगह थी जिसको अदालत इस तरीके से इंटरप्रेट कर रही थी कि चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) में कोई मयाद नहीं दी गई कि डिस्क्वालिफिकेशन की कितनी मुद्दत होगी, अब तो मयाद आ गई, इसलिए अब तो आ गई मयाद, तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। हाँ, अगर इलेक्शन एक्ट के रोशनी में देखा जाए तो इलेक्शन में खड़े होने वाली बात है। तो उसमें अगर ये 5 साल वाला कानून लागू होता है तो नवाज शरीफ इलेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन जहांगीर तरीन के लिए गालिबन मुश्किल हो सकती है, अगर मैं गलत नहीं तो नहीं, वो भी आ जाएंगे क्योंकि उनका फैसला भी गालिबन 15 दिसंबर 2017 को आया था, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला जिसमें पार्लियामान के बालादस्ती को एक्सेप्ट किया गया, उसकी कानून साजी के अख्तियार को एडमिट कर लिया गया, ये कहना कि कल को अगर पार्लियामान और भी कोई कानून साजी करे और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार को एक्सपेंड करे या जिसमें और कोई निटी ग्रिटी में जाती है तो उसको अदालत नहीं देख सकती। आइंदा आने वाली कोई भी लेजिस्लेशन, चाहे वो आईनी तरमीम के जरिए हो चाहे वो सिंपल लेजिस्लेशन हो, आज के इस फैसले के बाद भी उस तमाम लेजिस्लेशन का सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। तो इसके साथ साथ एक और भी है, जो एक आर्गुमेंट ये लिया जाता है कि इसको जो करना था आईनी तरमीम के साथ कर लेते, तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। देखें, इसमें जो दलाइल लिए गए, ये कहा गया कि कंपिटेंस का इशू है, ये लेजिस्लेशन आप आईनी तरमीम के जरिए करें। अब एक मफरूजा हम भी ले लेते हैं क्योंकि अदालत में ज्यादातर सवालात मफरूजे की बिना पे हो रहे थे। अगर इस कानून की जो लैंग्वेज है उसमें पार्लियामान को अगर डिक्टेट किया गया है, अगर इस कानून से अदलिया की आज़ादी को कदगन लग रही थी, तो क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आम कानून साजी से तो इस कानून को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, जो मिनॉरिटी की बात हो रही थी, लेकिन अगर क्या आईनी तरमीम आती तो तब भी इस कानून को वेलकम किया जाता, तब भी वेलकम ना किया जाता, तब भी कहा जाता कि इस आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया गया है, तब भी कहा जाता है कि बेशक आईनी तरमीम है, पार्लियामान का अख्तियार है, लेकिन ये तो अदलिया की आजादी पे एक क्या कहते हैं कि वो जक लगाई गई है, एक कदगन लगाई गई, तो तब भी एक्सेप्ट ना किया जाता। लेकिन अब चूंकि 10-5 से फैसला आ गया है और इसमें आप
ये देखें कि दूसरी साइड पे जो इन 5 जज साहबान ने फैसला दिया कि ये कानून नहीं होना चाहिए, वो आपको 4 उसमें चीफ जस्टिस साहबान आने वाले मिलेंगे। यानी उसमें इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, सिर्फ एक नकवी साहब हैं जो आइंदा चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बाकी तमाम जिन्होंने इस कानून के खिलाफ फैसला दिया वो आने वाले मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहबान हैं। बल्कि इस फैसले में जो आगे जाके एक तफरीक भी आई राइट ऑफ अपील के हवाले से, जो पहले 10-5 का फैसला दूसरे लेयर पे जाके वो 9-6 का हुआ, उसमें याहिया फरीदी साहब ने इख्तलाफ किया। वो भी मुस्तकबिल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी कहा कि राइट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए। और फिर जब तीसरे स्टेज पे ये फैसला किया जिसमें कहा गया कि अपील का माजी से इतलाक नहीं होगा, उसमें भी याहिया फरीदी साहब इस साइड पे आए और मोहम्मद अली मदर साहब और साथ में हसन रिजवी साहब आए। तो काश अगर हमारी एक साफी दोस्तों की राय थी कि क्या बेहतर होता कि चीफ जस्टिस साहब ने जो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दी, तो इसमें अगर उन जज साहबान को सिर्फ बिठाते, ये जितने भी चीफ जस्टिस साहबान हैं या चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खुद हैं, ये तमाम एक्सक्लूड हो जाते, क्योंकि यहाँ पे मफादात के टकराव की बात भी की जाती है। वो जज साहबान ये फैसला सुनते, इस केस को सुनते, जिन्होंने आगे चल के चीफ जस्टिस नहीं बनना था, तो फिर फैसले का तनासुब क्या होता, ये बड़ा दिलचस्प होता। और इस फैसले के बाद जो एक और चीज है जो हम प्रेडिक्ट कर दिया करते थे, वो इल्मुल एदात के जो माहिरीन हुआ करते थे कि ये बेंच बन गया है, चाहे वो साबिक चीफ जस्टिस का दौर था, उनसे पहले वाले चीफ जस्टिस का दौर था, या उनसे पहले चीफ जस्टिस वाले का दौर था, तो बेंच बनते ही वो इल्मुल एदात के माहिर एक्सपर्ट कह दिया करते थे कि 5-0 से फैसला आएगा, 5-2 से आएगा, 3-1 से आएगा या 2-1 से आएगा। अब गालिबन जो कमेटी को बरकरार रखा गया है, कानून को बरकरार रखा गया है, अब अकेला चीफ जस्टिस इस अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा, 2 उसमें सीनियर जज साहबान होंगे। तो उसके बाद जब आर्टिकल 184(3) के बेंचेस बनेंगे या सोमोटो लिया जाएगा, तो ये नतीजा पहले से अखज़ करना मेरे ख्याल से अब पहले से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और कि अभी 1-1.5 साल बाद ये चीज़ दोबारा सामने आएगी, चीज़ें होती रहेंगी, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एक वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं, एक नज़र डालते हैं गज़ा पे। वेलकम बैक। और फिर गज़ा, इज़राइल बता रहे हैं कि इसराइल में जो हलाक होने वालों की तादाद है सनीचर के बाद से वो 1200 से तजावुज़ कर गई है, जबकि गज़ा पे मुसलसल बमबारी के सबब गैर सरकारी तौर पे 1500 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। सरकारी तौर पे कोई 1100 की अब तक तस्दीक हो चुकी है। 6000 से ज़ायद गज़ा में लोग ज़ख्मी हैं, इनमें से 60% औरतें और बच्चे बताए जाते हैं। अब तक जो लोग जाँ भाग हुए हैं उनमें 6 तिब्बी एहलकार शामिल हैं, 8 सहाफ़ी हैं, और जो पनाह गुज़ी हैं वो अब अस्पतालों में जाके पनाह लेने पे मजबूर हो गए हैं और अस्पताल अमलन पनाह गुज़ी कैंपों में तब्दील हो चुके हैं। बाकी मानदा अक़वाम मुत्तहिदा की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें पनाह ढूंढ रहे हैं। गज़ा का जो वाहिद बिजली घर था वो बंद हो गया है, ज़ाहिर है उसका ईंधन ख़त्म हो गया है। हॉस्पिटल बिजली से टोटल महरूम हैं, अंधेरे में हैं, अल्लाह जाने वहाँ मरीज़ों की क्या सूरत हाल है। डॉक्टरों ने बैनुल अक़वामी हंगामी मुदाखलत यानी SOS की जो है अपील की है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 8 लाख लोगों को ग़र्ब उर्दन और गज़ा में एमरजेंसी में खाना फ़राहम करने के लिए हंगामी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, मसलन जो रफ़ा की क्रॉसिंग है उसको खुलवाने की भी कोशिश हो रही है कि जो पनाह गुज़ी बाहर निकलना चाहें उन्हें सहूलत हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ख़दशात ये हैं कि इसराइल का जो प्लान है कि ये किसी तरह यहाँ से निकलें। जी,
मिस्र चाह रहा है कि वो फूड और मेडिकल सप्लाईज भेजी जाएं गाजा। वो ये नहीं चाह रहे कि वहाँ से लोग निकल कर मिस्र की तरफ आए, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि फिर उनको वापस जाने की कभी इजाज़त नहीं मिलेगी। इजराइल के जितने भी वज़रा हैं टॉप से लेके नीचे तक, वो सब नकबा 2 की बात कर रहे हैं कि हमने इनको दोबारा ख़त्म करना है, इनकी नस्ल कुशी करनी है। तो गेम प्लान तो मेरे सामने बड़ा क्लियर है। आपने गजा को बंद कर दिया है, वहाँ पर जितने सहाफ़ी हैं उनको भी मारा जा रहा है। या तो मरो या निकलो, या तो मरो या निकलो, या मरो और फिर निकलो। जितने बच गए वो निकल जाएं, ताकि ये बिल आखिर इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकें। अभी आपको पता है कि इस वक्त तमाम जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं उसमें वी स्टैंड फॉर इजराइल ही चल रहा है। जर्मनी का जो ब्रांडनबर्ग गेट है, जिसके ऊपर एक ज़माने में नाज़ी झंडे बुलंद थे, इस वक्त वहाँ पर इजराइल का झंडा बुलंद है। मतलब कि 100 सालों में भी नजरिया तो नहीं बदला ना, वो उस वक्त के नाज़ी। और अब इजहारी यकजहती के लिए तलबी पहुँच रहे हैं। मसलन बरतानवी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँचे, अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं अमलन साबित करने के लिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्छा, एक जानिब बड़ा मज़ेदार है कि एक जानिब वो कहते हैं कि जी हमें सारी फ़लस्तीनियों के साथ कोई मसला नहीं है, हमें हमास के साथ मसला है। लेकिन जर्मनी में फॉर एग्जांपल फ़लस्तीनी झंडा भी लहराना को दहशतगर्दी समझा जाता है। अभी सुएला ब्रेवरमैन जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं यूके की, वो कहते हैं कि जी हाँ, हो सकता है कि हम भी इसको एक जुर्म करार दे। तो मतलब क्लियर कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ा था कि टोरंटो में एक पायलट है जिसने एक प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट की, तो उसको भी नौकरी से भरा दिया। प्रो पैलेस्टीनियन, प्रो हमास नहीं, प्रो पैलेस्टीनियन। तो बड़ा क्लियर है। अभी मैं पढ़ा था वो जो उर्सुला वॉन डर बेक हैं जो EU की हैं, उनकी एक ट्वीट में पढ़ा था कि इस तरह एक खित्ते को बंद कर देना, वहाँ पर बिजली, पानी, खुराक सब कुछ बंद कर देना, ये दहशतगर्दी है और हम इसको दहशतगर्दी ही बोलेंगे। मसला सिर्फ ये है कि वो बात कर रही थी अक्टूबर 2022 में और वो रूस की बात कर रही थी। अभी ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं गाजा के, अगर ये कहीं और होते, अगर ये खुदा ना खास्ता गियब होता, और अल्लाह उनको भी महफूज रखे, तो फिर आपको पता है कि इस वक्त न्यूक की बातें चल रही होती। अच्छा, नफरत अंगेजी जो है नॉर्मली किसी भी मजहब या फ़िरक़े या बरादरी के ख़िलाफ़ हम पे बहुत ज़ोर दिया जाता है कि नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, न्यूयॉर्क में एक मुज़ाहिरा हुआ, जरा वो तो चला, वो ज़रा उस आवाज़ के साथ चलाइएगा, वहाँ किस तरह के नारे लगे। Kill all Palestinians, all of them. Not one left from the river to the sea. Palestine will be deceased. And Israel need to do like this. You see, now Gaza, like this. Gaza need to do like this. Or like this, but all this Jewish. Two options. Wait. Flatten them out once and for all. There's nothing else you can do. They proved to us that there's nothing else you can do. We tried, and we tried everything. It doesn't work. We have to wipe them flat off the map. I'm not stopping till all Arabs are wiped out. I think now it's the time that we need to erase Gaza. There is people inside, our people inside, that kidnap, and now we need to kill all of them and free Israel. All of their belief is killing Jewish and killing and murder our people. Flatten it. Flatten Gaza. That will be the last war in Gaza. This will be. Yes. It should be. यानी खुलासा मैं आपको बता देता हूँ, समझ तो आप गए होंगे। ये नारे ये लग रहे हैं न्यूयॉर्क में, तमाम फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दो, उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दो, गज़ा को का ज़मीन से नामो निशान मिटा दो। ये है, ये नफरत अंगेज़ जी। अच्छा, ये हलाल नफरत अंगेज़ी है। हाँ, आप फ्री पैलेस्टीन नहीं कह सकते, लेकिन नस्ल कुशी के बातें बिल्कुल आराम से चल सकती हैं। अच्छा, ये क्यों टॉलरेट होता है? अब हम आपको क्या बताएं? जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू और बीबी, 2001 में उनकी एक वीडियो थी जो अब दोबारा एक दफ़ा मंजर आम पर आ रही है, और उसमें बिल्कुल क्लियर, बंदा क्लियर है, मैं ये मानता हूँ। उसमें उसने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये क्या वजह है कि इजराइल कुछ भी कर सकता है और अमेरिका हमेशा उनके साथ ही खड़े होंगे। आप भी सुन लीजिए। तो ये है कि मैं कुछ भी कर लूँ, अमेरिकी जो हैं वो कुछ भी हैं हमारे साथ ही रहेंगे। 80% इनकी वॉरशिप को गिरा दिया था USS लिबर्टी को, याद है? कई हैं, वक्त हमारे पास कम है, मिसालें और भी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक पीस है
जिस तरह मोसाद को हम सब जानते हैं कि एक्सटर्नल जो जासूसी का सिलसिला है वो मोसाद के साथ है, इसी तरह शिन बैत इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है, उसके साबिक सरबराह हैं एमी एलॉन। उन्होंने फ्रांसीसी अखबार है ले फिगारो उससे बात की। उनका खुलासा ये है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों ने नेतन्याहू को समझाया कि उनकी जो मौजूदा पॉलिसी है उससे सिर्फ हमारे दुश्मन ही मजबूत होंगे। मुल्क पहले ही अदालती इस्लाहात के बहरान में 2 हिस्सों में तकसीम है, मगर आप तो जानते हैं कि सियासतदान कहाँ सुनते हैं। फ़तह और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को बेख्तियार बनाने के सबब इख्तियारात, हमारी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि अमलन हमास को शिफ्ट हो गए हैं। हमें हर सूरत में हमास की फ़ौजी ताकत को ख़त्म करना होगा, मगर हमें फ़लस्तीनी पार्टनर भी चाहिए और हमें ये बयानिया बनाना होगा कि हमारी जंग फ़लस्तीनियों के साथ नहीं है, हमास के फ़ौजी बाजू के साथ है। और लेकिन बिलाखिर हमें 2 रियासती हल पे बात करना होगी। फ़िलहाल इसराइली हुकूमत ये नहीं सुनना चाहती। वो आज भी बज़िद हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं कोई कौम नहीं है, लेकिन आज हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं हमें इस दलदल से सिवाय हमारे कोई नहीं निकाल सकता। ये शिन बैत के सरबराह हैं, साबिक सरबराह एमी एलोन के ख़यालात, ये भी इसराइल में हो रहा है। एक वक्फ़ा ले लें, ये गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ब्रेक से पहले आपने सुना कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के क्या ख्यालात हैं फ़लस्तीनियों के हवाले से। हमने न्यूयॉर्क से एक प्रो इजरायली रैली में भी सुना कि उनके क्या ख्यालात हैं। और वसत और ज़रार, पहले हम बात ये कर रहे थे कि मजहबी मुनाफरत और नफ़रत पे उकसाने का जो काम है वो ज़ाहिर है कि ये लोग तो कर ही रहे हैं, और हमारा अपना भी ये तजुर्बा रहा है। मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से BBC में जितना अर्सा हमने काम किया, हमने देखा कि हम कोशिश वहाँ करते थे, वहाँ के प्रेजेंटर्स भी, कि जब कोई फ़लस्तीनी आए तो उससे टफ सवालात हों, इजरायली आए तो उससे भी टफ सवालात हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है कि जर्मनी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा डॉयचे वेले में, कि वहाँ पे आप फ़लस्तीनियों की बात नहीं कर सकते। वहाँ पे जो गिल्ट है यहूदियों के हवाले से, जो एक नेशनल गिल्ट है, वहाँ का जो चैनल्स हैं, मीडिया है, वो दुनिया भर से लोगों को बुला के उनको फ्रीडम अवार्ड देते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर इसराइल को क्रिटिसाइज करना गुनाह समझा जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये हमें तमीज़ करनी चाहिए कि अगर आप इसराइल की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी यहूदी कौम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने सुना कि अगर आप हमास पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन पूरी फ़लस्तीनी कौम पे नहीं कर सकते, पूरे मुसलमान कौम पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तरह तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच है। और ज़रार और वसत, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी खिंचाना चाह रहा हूँ कि ये जो नफ़रत का बाज़ार और मजहबी मुनाफरत का बाज़ार जो उन्होंने गर्म किया हुआ है, हमें ये मानना पड़ेगा अगर हम अपने गिरबान में झांके कि हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। मिसाल के तौर पे हम गज़ा और इसराइल के मामले पे जब हम बात करते हैं तो हमें उसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से ही कवर करना पड़ता है। अगर आप बात करेंगे उससे हटके तो आप पे भी इल्ज़ाम उठेगा और आवाज़ आएगी। आप देखें ना, हमारे मीडिया का, मैं ये कहता हूँ कि हमें जो इस्टेब्लिश बायसेस हैं उन्हें रिकन्फर्म करने की बजाय हमें अपने लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो ये मामला को समझें कि ये ऐसे क्यों हैं। मतलब अभी 2 दिन बाद जुमा होगा, जुमे के जो खुतबे होंगे उसमें यहूदो नसारा के खिलाफ खिताब भी होंगे, लोगों को उकसाया जाएगा, और वो सिर्फ इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ नहीं होगा, वो पूरी यहूदी कौम के खिलाफ होगा, जो कि एक डेंजरस चीज़ है। ये बिल्कुल वही चीज़ हमारे यहाँ हो रही होगी जो वो लोग कर रहे हैं। तो हमें ये ज़रा सा जहन में रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमें तमीज़ ये करनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज को कर सकते हैं, लेकिन पूरी कौम को एक ब्रश के साथ आप नहीं कर सकते। ये लेवल अब यहाँ तक बढ़ गया है कि अभी वो जो 40 बच्चों की जो कहानी है तो उसके होते हुए ये जाहिर है कि हम विशफुल थिंकिंग ही हो सकती है कि हम इन लोगों को कब बुखार नीचे ला सकते हैं। देखिए, दूसरी बात है कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ खुद वो तो बाकायदा बॉम्ब्स भेजते हैं, सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। एनीवे, अभी एक बहुत कुछ हो रहा है इजराइल में, गजा में,
और जब हमास का एक हमला हुआ था कफार अज़ा सेटलमेंट पर, जिसमें दर्जनों सैटरडे को जी जिसमें दर्जनों लोगों को मैसेकर किया गया, कत्ल किया गया, उसके बाद बड़ी खबरें निकली कि ख़वातीन को रेप किया गया। अच्छा, ये स्काई न्यूज़ ने ये खबर सामने की थी और बाद में उसको वापस भी ले लिया कि जी ऐसी कोई हमारे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन एक हेडलाइन हर जगह चली है और वो है कि हमास ने 40 बच्चों को 20 को कत्ल किया है, उनके सर कलम किए हैं। हर जगह मतलब वेस्टर्न मीडिया में तो हर जगह, अभी 1 घंटा पहले CNN भी इस पे एक और सेगमेंट कर रहा था, हालांकि इसकी तस्दीक भी हो गई, अभी वहां पर भी बात करते हैं। बरखा दत्त भी साहिबा भी कह रही थी कि ये देखें, ये आप लोग बराबरी की बात करते हैं, बोथ साइड्स की बात करते हैं, आप ये देखें कि इन लोगों ने क्या किया है। अच्छा, इस खबर में कितनी सदाकत है, कितना सच है, ये शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू होती है इजरायली इंग्लिश चैनल I24 न्यूज़ से, जहां पर उनकी एक रिपोर्टर, अब उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक ये सेगमेंट करती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंफर्म्ड रिपोर्टें हैं कि 40 बच्चों को कत्ल किया गया है। निकोल उनको अपनी बिस्तर से बाहर फेंका गया है और उनको बेहेड किया गया है, उनके सर कलम किए गए हैं। अब बाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेस खुद स्काई न्यूज़ को बताती हैं, अंदलू एजेंसी को बताती हैं और तुर्की की और कई और एजेंसीज को बताती हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। उसके बाद जी निकोल जेडेक नाम है इनका, वो आती है और कहती है कि नहीं देखिए, मुझे एक सिपाही ने कहा था कि ऐसा हुआ है, लेकिन हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, हम अभी सर्च कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। बेल ट्रू एक और सहाफी हैं इंडिपेंडेंट की, जो वैसे एक प्रीटी गुड न्यूज़पेपर, वो भी यही खबर सामने लाती हैं और कहती हैं कि जी मैं उस गांव में गई जहां पर बच्चों को कत्ल किया गया था। हेडलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लोगों ने उससे पूछा कि जी आपके पास सोर्स क्या है, क्योंकि अगर आप सहाफी हैं तो पहला तो सवाल यही होता है कि ये खबर कहां से आई, आपको कोई सबूत मिला या ऐसी सुनी सुनाई बात है? तो वो आती हैं और कहती है कि नहीं मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 40 बच्चे मारे गए, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि हमें फॉरेन मीडिया को कुछ फौजियों ने कहा था कि जी हमने सुना है कि ऐसा हुआ है और कि बिल्कुल हमास ऐसा कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि वो कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है हुआ या नहीं हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको I24 न्यूज़ के बारे में बताना चाह रहा हूं, जहां से ये शुरू हुई। ये हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हरेट्स न्यूज़पेपर जो है इजराइल का टॉप न्यूज़पेपर है एक तरह से, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक I24 न्यूज़ डायरेक्टली नेतन्याहू के खानदान के ऑर्डर्स पर चलती है। ना सिर्फ ये, इजराइल में I24 न्यूज़ की जो मेन जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो सोशल मीडिया एडिटर होती थी इजरायली मिलिट्री की, फिर वो दोबारा आई I24 के पास। उनका जो फ्लैगशिप शो जो होस्ट करते हैं वो इजरायली मिलिट्री सर्जेंट हैं और वो इजरायली लॉबी ग्रुप APAC के रीजनल डायरेक्टर हैं। एयाल पिंको जो इजरायली नेवी के हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे और बिफोर ज्वाइनिंग द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, इस एक और कॉरेस्पॉन्डेंट है। कुल कोई 40 इजरायली फौजी इनके एम्प्लॉयमेंट में है। शुरू स्टोरी यहां से हुई। फिर एक और इजरायली सहाफी, क्योंकि अब हमारी बात कौन क्यों माने, राइट, एक और इजरायली सहाफी ओरेन जेव, वो वहां गए, उसने कहा कि मेरे से बहुत सवाल पूछे गए हैं। उसने कहा कि मैं भी उस टूर में था, हमें कुछ नहीं दिखाया गया, हमें अडल्ट बॉडीज दिखाई गई, हमें बॉडी बैग्स दिखाए गए जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और हमने हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स से बात की और मैंने तो किसी सोल्जर से ये सुना ही नहीं कि किसी बच्चे का सर कलम किया गया है। मुझे नहीं पता कि I24 को ये खबर कहां से आई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी क्लियर हो रहा है। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट है इसमें वो ये है कि इजरायली आर्मी का एक बयान आया है कि नहीं, हम इसकी तहकीकात ही नहीं करेंगे और ना ही हम आपको कुछ दिखाएंगे, क्योंकि ये जो फैमिलीज हैं उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगी, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो मान ले। अच्छा, यहां पर ये कह रहे हैं, बाकी चीज को ये डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, सवाल बनता है कि इतना कुछ हुआ है, 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों को, इजरायलियों को कत्ल किया गया है, म्यूजिक कॉन्सर्ट पर भी ओपन फायरिंग की है, आपको इस तरह का झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब इसमें दो चीजें हैं। एक
कि आपको पता है कि आप एक्चुअली तो आप फ़लस्तीनी बच्चों को मार रहे हैं और कई सालों से मार रहे हैं हमारे पास, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर हम उसको स्क्रीन पर भी थोड़ा सा इसकी कुछ झलकियां आपको हम दिखा दें, ये आप देखें कि ये बच्चों को, लाशों को रबल से निकाला जा रहा है। कुछ और फुटेज है जो हम आपको नहीं दिखा रहे, बच्चों की मतलब डिसइंटीग्रेट हुए हैं, टुकड़े टुकड़े उनके हुए हैं, ये मॉर्ग्स में लेटे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, वहां से अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, और अगर आपको ये 40 बच्चों वाली खबर थोड़ी सी सुनी सुनाई लग रही है, पता है कैसे, पता है क्यों? क्योंकि पहली गल्फ वॉर में आपको याद होगा कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में थोड़ा सा डिवाइडेड था कि यार क्या हमें वाकई ही मिडिल ईस्ट में एक और जंग लड़नी चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक नैयरा नाम की कुवैती लड़की गई यूएस कांग्रेस के सामने या यूएस सेनेट के सामने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और उसने एक टेस्टिमनी दी कि जी मैं अस्पताल में थी और वहाँ पर इराकी फौजी आए और उन्होंने इंक्यूबेटर्स से बच्चों को निकाल के ज़मीन पर फेंक दिया और इंक्यूबेटर्स चोरी कर लिए। इतना गुस्सा हुआ, और मुझे भी याद है कि मैंने ये जब स्टोरी सुनी थी, मैंने कहा किस तरह के वैशी लोग हैं ये, बिल्कुल इनके खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए। वहां से पूरी पॉलिटिकल कंसेंसस हुई, पूरी मीडिया सैचुरेट हुई, बाद में पता लगा कि ये सब झूठ था। और ये जो खातून है नैयरा, ये कुवैत की यूएस एम्बेसडर की बेटी है, और ना सिर्फ ये जो टेस्टिमनी है, ये एक फ्रंट ग्रुप जो एक अमेरिकन पीआर फर्म ने क्रिएट किया था, ये उनकी फंडिंग और उनकी जानिब से था। एक और छोटी सी खबर ये है कि ये जो म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला हुआ, उसके बाद बड़ी फुटेज चली, एक बड़ी क्लेम्स थी कि एक शानी लूक नाम की एक खातून है, जर्मन निजात, उसको नंगा करके उसकी टांगे तोड़कर उसको परेड किया गया और फिर उसको रेप करके कत्ल किया गया। अभी उनकी माँ का बयान आया है कि नहीं, मेरी बेटी जिंदा है और उसको गजा के एक अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर वो ज़ेरे इलाज है, और मैं प्लीज इसको किसी तरह वहां से निकाले। और भी बहुत कुछ है निकाले का शायद वक्त मैं कंक्लूड इस पे करना चाह रहा हूं कि किसी भी जंग का पहला शहीद सच होता है, और एक ज़रूर मिसल है कि जब तक सच कपड़े पहन के घर से निकलता है, तब तक झूठ इस कुर्रा अर्ज़ के 3 चक्कर लगा चुका होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।